सर जियोपॉलिटिकली हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे हम पहले अमेरिका है, वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में लीड करता था। अब उसके बाद मैंने कहा चाइना बहुत जल्दी मर्ज होकर इकोनॉमी बन के आई है, और रशिया है, उसकी मिलिट्री माइट अपनी बहुत वो बोस्ट कर रहे होते हैं। जैसे यूक्रेन का मसला चल रहा है, ये तीनों दुनिया को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं पूछाता हूँ इसमें हम पाकिस्तान का खड़ा हुआ है, और पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए गौरव, पहले हमें कुछ बेसिक्स करेक्ट करने पड़ेंगे अपने। दुनिया जो पहले, आज से 10 साल पहले जो दुनिया थी, वो यूनिपोलर यूनी पावर वर्ल्ड एग्जिस्ट करती थी, इसमें अमेरिका जो था वो सुपर पावर, ये हम सुनते हुए आए। इससे मुराद ये थी कि पहले जिस कंट्री की मिलिट्री सबसे ज़्यादा होती थी, माइट या मिलिट्री सलाहियत सबसे बड़ी होती थी, वो दुनिया को लीड करता था, वो गाइड करता था। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कोई एक कंट्री सुपर पावर है, वो दुनिया के बाकी ममालिक को लीड करेगा कि दुनिया ने किस इर्तिका कैसे करना है, इवॉल्व कैसे करना है और कहाँ आगे जाना है। और वो दुनिया के कंट्रीज़ को डायरेक्ट करेगा कि आप ये काम करो या ना करो, ये टेक्नोलॉजी रखो या ना रखो, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करो या नहीं करो। लेकिन अब रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, एक कंट्री उभरा जिसका नाम चाइना है। उसने ये प्रूव किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मिलिट्री स्ट्रेंथ होना ज़रूरी नहीं है। आपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इतना कंट्रोल कर लिया कि वो दूसरे कंट्रीज़ को दुनिया में डायरेक्शन देने लगा। तो अब क्या हुआ, एक बायपोलर वर्ल्ड जो है एग्जिस्ट करने लगी, जो पावर सेंटर्स है। मिलिट्री स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिकन लीड कर रहे हैं, और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना लीड कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका मिलिट्री माइट अभी भी रखता है, सुपर पावर एज एग्जिस्ट करता है अपने मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से, लेकिन इकोनॉमिकली अमेरिका को चाइना को 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स देने। तो बेसिकली अमेरिका मकरूज़ है चाइना का। अब चाइना क्योंकि इतना पावरफुल हो गया इकोनॉमिकली कि वो उसने अमेरिका से भी पैसे लेने हैं, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर चाइना जो डायरेक्शन देता है हर मुल्क को वो एक्सेप्ट करना पड़ती है उसको। फिर उन्होंने एक गेम चेंजर मूव किया है, वो CPEC, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने किया है, कि वो पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली अब कनेक्ट करना चाहते हैं, प्लस उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखें। तो अब जो दुनिया है वो यूनिपोलर नहीं रही, वो बायपोलर या मल्टीपोलर पावर की तरफ जा रही है। और पावर भी फिर स्कैटर्ड हो गई, डिवाइडेड हो गई है, या पावर भी मल्टीपोलर हो गई। किस तरह कि पहले सिर्फ जिसके पास मिलिट्री होती थी वो कंट्रोल करता था दुनिया को, जैसे हमने बताया। लेकिन अब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल करना एक अलग पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिकली कंट्रोल करना एक अलग पर्सपेक्टिव है। और इन दोनों के अलावा एक थर्ड पोल भी खड़ा हो रहा है पावर का दुनिया में, जिसको हम कहते हैं डिजिटल पावर। यानी कि इस वक्त दुनिया के अंदर जिन ममालिक के पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो उतना ज़्यादा लीड करेंगे। और टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ यानी डिजिटल पावर, जिसको हम कहते हैं डाटा पावर। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है वो जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, जैसे कि टेस्ला कर रही है, जैसे कि अमेज़न कर रही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक रोल प्ले किया बहुत बड़ा। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसी कंट्री की मिरास नहीं है। अगर कोई कंट्री इनको तंग भी करता तो वहाँ से ऑफिस निकालते किसी और कंट्री में जाके बैठ जाते हैं। और ये पूरी ग्लोबली स्कैटर्ड है, और ग्लोबली ये डिजिटल पावर होल्ड करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन से ही इंसानों के माइंड बदल सकते हैं, इंसानों को डायरेक्शन दे सकते हैं, फियर फैला सकते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अब जो दुनिया चलेगी वो 3 एस्पेक्ट से चलेगी। मिलिट्री, किसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की और माइट कितनी बड़ी है। दूसरा, इकोनॉमिकली कौन कितना बड़ा जाइंट है और कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज कंट्रोल करता है। इसमें पानी, स्टेपल फूड और ट्रांसपोर्टेशन जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और जिसमें आपको चाइना नज़र आ रहा है। और थर्ड एंगल पे जिस ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन भी एक मुल्क बन चुका है, यानी कि फेसबुक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिटरली कंट्री का दर्जा रखती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल होती जा रही है कि वो जितना बड़ा डाटा माइनिंग और डाटा कंट्रोलिंग रखेंगी उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगी, और वो जिस कंट्री के पास वो ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो कंट्री जो है वो डोमिनेट करेगा डिजिटली पूरी दुनिया को। अच्छा, ये जो आपने 3 मुझे एस्पेक्ट्स बताए हैं, मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन दोनों के जो वो मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडा होता है, ऑपरेट कैसे करती हैं ये? क्योंकि मेरी जो समझ है मिलिट्री का होता है कि बाय फोर्स ये करो वरना, इकोनॉमी का होता है कि हम दोनों का फ़ायदा होगा तो हमारी लड़ाई करना दोनों के लिए नुकसानदेह, इसलिए करते नहीं है। और टेक्नोलॉजी का कैसे इसमें आता है ऑपरेशन? देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं जितना हमने डिस्क्रीटली बता दिया है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके बात करें तो आपने देखा होगा मिलिट्री, अगर किसी कंट्री के पास 6 लाख की फ़ौज है, लेकिन सिर्फ फ़ौज फिज़िकल फोर्स जब ग्राउंड पे उतरती है तब वो इफेक्टिव होती है। लेकिन उससे पहले सारी वॉर जो होती है वो टेक्नोलॉजिकल होती है। आपके जहाज़ उड़ रहे हैं, आपके टैंक्स हैं, आपकी मिसाइल सिस्टम है, आपका लेज़र सिस्टम है, आपका सैटेलाइट सिस्टम है। तो मिलिट्री माइट जो होती है वो उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज डिपेंडेंट होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसका एग्जांपल आपने अभी यूक्रेन वॉर में देखा कि जैसे रशिया ने उसको इन्वेड किया
अगर इस वक्त 20 साल पहले की हम बात कर रहे होते इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती हमारे पास कम्युनिकेशन की। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो अभी तक ज़िंदा भी नहीं होता, मर चुका होता, लेकिन क्योंकि उसको कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा सपोर्ट थी दूसरे कंट्रीज से, जो उसको नेटो कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे, तो उसने अपनी सारे फ्रंट एंड जनरल से, फ्रंट एंड फौजियों से बातचीत जारी रखी, मुस्तकिल खिताब करता रहा, कनेक्टेड रहा। एज अ रिजल्ट उसने बहुत बड़ा एक कह लीजिए रेवोल्यूशन गेयर अप कर दिया, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस गेयर अप कर दिया रशिया के अगेंस्ट। तो ये सब टेक्नोलॉजी से मुकम्मल हुआ। तो आपकी जो आर्मी और जो फाइटिंग कैपेसिटी, वो बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रखती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो यानी कि टेक्नोलॉजी ओवरलैप करती है मिलिट्री माइट को। अगर कोई कंट्री मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो कोलैप्स कर सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करती है अगर टेक्नोलॉजी नहीं है। सेकेंडली, इकोनॉमिकली भी अगर आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीक है, तो कोई दूसरा कंट्री आपको इन्वेड कर सकता है। ऐसा भी हमने मिसालें देखी, पनामा के अंदर हुआ, वेनेजुएला के अंदर हुआ, और पास में इराक और कुवैत के अंदर हुआ, अफगानिस्तान के अंदर कोशिश की कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पोटेंशियल थी, तो उन्होंने इन्वेड कर, दूसरे कंट्रीज़ ने इन्वेड करने की कोशिश की। तो यहाँ ये ओवरलैप करती है इकोनॉमिक साइड को, मिलिट्री साइड ओवरलैप करती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो आपकी बने बनाए हेडक्वार्टर्स या डाटा माइनिंग जो आपके जो हब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो जो लीक हुआ था विकीलीक्स, जूलियन असांज के केस में आपने देखा कि किस तरह उसके पास डाटा आया लेकिन उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी। जिन कंट्रीज़ में वो रह रहा है और रहा, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट तो किया लेकिन किसी हद तक इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ज़रा सा भी वीक लिंक में निकलेगा उसको मार देंगे। क्यों? क्योंकि उन कंट्रीज़ के पास सिक्योरिटी पावर नहीं थी, माइट नहीं थी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव नहीं है, ओवरलैप नहीं करता, तो वहाँ पे भी आप वीक होते हो। तो अब जो सिनेरियो बनेगा ना वर्ल्ड में, वो ऐसा बनेगा जैसे हम मॉडल उठाते हैं एग्जांपल के तौर पे, चाइनीज़ मॉडल है। वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अमेरिका को भी लीड करते हैं, सुपरसीड करते हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत साउंड है वो। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका से आगे हैं, बराबर नहीं है, तो एटलीस्ट इतना कम भी नहीं है कि वो एट पार नहीं, उसको कह लीजिए केटर ना कर सके। ये सारे एंगल्स पाकिस्तान पे अगर हम अप्लाई करें तो पाकिस्तान की क्या पिक्चर दिखती है हमें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, कॉमन सेंस लगाएं ज़रा हम। तो अब देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, मिलिट्री। हमारे पास 5 से 6 लाख फ़ौजियों की एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, और हमारी मिलिट्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, प्रूवन है कि हम ग्राउंड लेवल पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, डेटरेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड है। ड्यू टू रिलीजियस पर्सपेक्टिव हमारे पास हमारा सुसाइडल रेट बहुत कम है फौजियों, इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर दुनिया में कोई मिनिमम रिसोर्सेज में मोस्ट इफेक्टिव आर्मी नज़र आती है कंपैरेटिवली, तो वो पाकिस्तान की नज़र आती है। वैसे नंबर 6 के ऊपर है दुनिया की टॉप आर्मीज़ में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है बहुत। अच्छा, हमारा प्रोस्पेक्ट या कहिए पोटेंशियल सेक्टर दूसरा जो वो इकोनॉमिक सेक्टर है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, हम स्टेपल फूड में बहुत खुद कफील हो सकते हैं। पानी का हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छी, जैसे मैंने कहा इकोनॉमी के अंदर आप 3 चीज़ें देखते हो कि भाई पानी आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, और आपका इकोनॉमिक फूड, स्टेपल फूड के आपके पास रिजर्व्स कैसे हैं। तो हमारे पास तीनों चीज़ों की पोटेंशियलिटी तो है, लेकिन वो पोटेंशियलिटी भी अपने ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रही, और उसको बचा रही है अभी तक मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो कह लीजिए पाकिस्तान में मिलिट्री स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी में भी हम पोटेंशियल बहुत रखते हैं। तो प्रॉब्लम इस कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना इनस्टेबल है कि वो आपकी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल को किल कर देता है इन द लॉन्ग रन, जो कि अब तक करता है। और उसको बचाते बचाते जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी उस अपनी पोटेंशियलिटी लूज़ कर रही है और अपनी वर्थ भी लूज़ कर रही है, जो भी पॉलिटिकली हमारे मुल्क में हो रहा है। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को हम कहाँ देख रहे हैं आज से 10 साल बाद। नंबर 1, अगर पाकिस्तान ने की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, जो करता धरता है, जो मूव मेकर्स है पाकिस्तान के, और कितना पाकिस्तान डिपेंडेंट है दूसरी पावर्स के ऊपर, वो IMF का सारा चक्कर, फंड्स, हम चाइना पे डिपेंडेंट है, अमेरिका, वो हमारे एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है कि हम मिलिट्री माइट की तरफ जाएँ या हम इकोनॉमिक अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। हमें एक साइड लेनी पड़ेगी, मेक सेंस। और अगर हमने इसको 10 साल में अगले सस्टेन नहीं किया तो जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है हम वो भी लूज़ कर जाएंगे। क्योंकि जब कोई कंट्री की जो बेसिक पिलर्स होते हैं, इकोनॉमिक पिलर, आपका पॉलिटिकल पिलर, ये जब शैटर्ड होने लग जाते हैं ना, तो जब कंट्री कोलैप्स करने लगता है तो उसको कितनी भी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वो नहीं उठा सकती। फिर उस पर डिवाइड एंड सारा कॉन्सेप्ट आया था डिवाइड होने का, और रेवोल्यूशन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलिट्री के अंदर आया था, और वो टूटने लग जाता है। वो एक एस्पेक्ट जिस पे काफ़ी लोग बात कर रहे हो, CPEC,
कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बिल्डअप कर रहे हैं। गेम चेंजर है और उसका इम्पैक्ट आएगा, बट प्रोवाइडेड मैंने आपको बताया कि हमारी जो इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी है, हमारी जो टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियलिटी और हमारी मिलिट्री जो माइट है एग्जिस्ट करती है, ये तीनों इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल के जद में आई हुई, इतनी ज़्यादा उससे अफेक्टेड हो रही हैं कि ये कोलैप्स करने की हद तक जा रही है। सो वी नीड टू पुट आवर माइंड्स टुगेदर, हमें अपना पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर हम बहस, ये वो कॉमन सेंस की बात है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर या फेवर करने वाला नहीं हूँ, ना मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ, लेकिन ये कि कॉमन सेंस की बात है। वी नीड लीडर्स हु आर विजनरी, जो लंबा सोचते हो, जो काम करके दिखाना जानते हो। अब क्योंकि हमारी आवाम जो 22 करोड़ की आवाम है, वो मेजॉरिटी को उतना सेंस ही नहीं है पॉलिटिकल या विजनरी सेंस कि वो अच्छे लीडर को चूज़ कर सके। तो वो तो जो ढोल बजाता है, जो शोर मचाता है, उनको लगता है कि ये बहुत जो बिरयानी की प्लेट खिला देता है, या जो बिरयानी की प्लेट खिला देता है। इन माई ओपिनियन हमारी जो सब पॉलिटिकल पूरी की पूरी जो खेप है, जो एग्जिस्टेंस पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके अंदर वो कैरिज्मा, वो कैरेक्टर, वो डिग्निटी, वो विजनरी थिंक, लीडरशिप वो अप्रोच ही नहीं है। लीडरशिप की क्वालिटीज़ ही नहीं है, बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। लीडर वो होता है जो अपनी फॉलोअर्स को करके दिखाए। अब उसमें आप ही डिबेट करना शुरू करें जी, एक्स साहब जो है वो वाई से बेहतर है, वो कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है। आपके अंदर आप मुझसे 20% बेहतर है, आप 40 पे, मैं 20 पे, यस वी कैन कंपेयर। लेकिन लीडर्स ऐसे नहीं चाहिए हमें। इन सब से हटा के हमें एक मैन ऑफ करेक्टर चाहिए, या ऐसे लीडर्स चाहिए जो कंट्री को लीड करे, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। और अब तो लीडरशिप का भी कॉन्सेप्ट ये है कि एक लीडर नहीं चाहिए हमें रहनुमा, जो पूरे अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पॉलिटिकल साइड पे या सिविल साइड पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर हमें एक अच्छा फेस चाहिए। मिलिट्री के लिए हमें वैसा बनना चाहिए जो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा लीडर हो, और रिलीजियसली स्पिरिचुअली हमें एक अच्छा लीडर चाहिए जो हमें वो गाइड कर सके, और उन तीनों में कंसेंसस हो। वो जब ही हो सकता है वो तीनों लोग जो है वो बाशऊर और इनलाइटेंड होंगे। होता क्या हमारे मुल्क में, एक अच्छा बंदा है तो दूसरे वाले का नाक लगी हुई है, दूसरा वाला अच्छा है तो पहले वाले की नाक लगी हुई है, उसकी टांग खींच रहा है। हर किसी को ईगो प्रॉब्लम इतनी है, पावर की इतना नशा है, और रूल करने का इतना नशा है कि वो पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर हम देखें जिस तरह हाल चल रहा है, तो अगले 10 साल में तो पाकिस्तान कोलैप्स करते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने अफसोस के साथ जो होता हुआ नज़र आ रहा है वो यही है। बट कहते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज सम टाइम एंड स्पेस, देयर इज़ ऑलवेज अ वे, और आप टूट भी जाओ तो बिखर के वापस बन सकते हो। तो अगर अभी भी हम अपनी पॉलिसीज़ को और बहुत हार्ड वर्क के साथ हम अपने आप को रिकवर करें तो वी कैन गेट अप ऑन आवर फीट। और 100 अरब डॉलर जो हम पर कर्जा है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को यहाँ से पकड़ा हुआ है और हम इन्फ्लुएंस होते हैं, प्लस जो हमारे जो लोकल हमारे इंस्टीट्यूशन उनके अंदर सिंक्रनाइजेशन की जो कमी है वो भी हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो करना तो शुरू करें। वो करना शुरू कब करेंगे? जब हमें इस बात का रियलाइजेशन होगी, हमारे थिंक टैंक्स को, हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को इस बात का एहसास होगा। जो मुल्क में होता हुआ नज़र आ रहा है और जो हम पिछले 5 साल से 10 साल से देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई पर्सनली डोंट सी के हमारे जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो इतनी बिग पिक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं या इतना पेशेंस रखते हैं कि मुल्क को उस डायरेक्शन में लेके जा सकें। लेकिन सो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स 2 रास्ते हैं हमारे पास, या हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए या हम अपने आप को रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाए, रीबिल्डिंग की तरफ जाए। टाइम बताएगा।